प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिफ। नाज़रीन, हर साल बहुत से पाकिस्तानी अच्छे रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क का सफर करना चाहते हैं और वहां जाकर सेट होना चाहते हैं, क्योंकि बेहतर मुस्तकबिल उनको लगता है वहां मिलेगा। मगर इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने से और पेपर प्रॉपर ना होने की वजह से वो ऑफलोड कर दिए जाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि क्या सिलसिला है और किस तरीके से इमिग्रेशन काम कर रही है, हमारी FIA किस तरीके से इनको लेके चल रही है और क्या वजूहात है जिनकी बिना पे इनको ऑफलोड कर दिया जाता है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। डायरेक्टर जनरल FIA के मुताबिक इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान साल 2025 में 39,786 अफराद को सफरी दस्तावेजात या दीगर कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया गया। DG FIA के मुताबिक गुजरात और मंडी बहावलदीन से पहली मरतबा विजिट वीजे पर बैरून मुल्क जाने वाले मोतद अफराद को गैर मुल्की करेंसी के मुतल्लिक मुनासिब मालूमात होती हैं और ना ही मुतलका ममालिक के दारुल हुकूमत और दीगर बुनियादी मालूमात का इल्म होता है। इन्होंने इंकशाफ किया कि 10,000 पाकिस्तानी तलबा स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया गए और वहां जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे बैठे। DG FIA के मुताबिक 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं आए, जबकि रवां साल 7,000 पाकिस्तानी अजरबैजान विजिट वीज़े पर जाने के बाद वतन वापस नहीं लौटे। मजीद बरां लीबिया से 175 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। FIA हुकाम का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। अजमल जट से जानते हैं। जी अजमल, बताइएगा 2025 में तकरीबन कहने में फिगर जो आ रही है 39 या 40,000 के करीब अवाम जो थी उसको ऑफलोड कर दिया गया था, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मैम। इसमें ये टोटल जो तादाद है 39,7600 पीपल जो हैं जिन्हें ऑफलोड किया गया था। इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम आती है सबसे पहले उन लोगों की तरफ से जो कि जाली वीज़ा देते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन जो करैक्टर होता है ना, वो माफिया जो कि एजेंट माफिया है, उसका ये करैक्टर सबसे अहम होता है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आप ठीक हैं, तो आपको ऑफलोड कोई नहीं कर सकता। FIA ना सिर्फ वहां पे ये नहीं है कि लोगों को वो ऑफलोड करने के लिए वहां पे जो हमारे इमिग्रेंट ऑफिसर हैं वहां पे बैठे हुए हैं, उनका काम ये भी है कि कोई गलत तरीके से यहां से बाहर ना जा सके। अच्छा, उसमें वजूहात ये आती हैं कि क्योंकि ओवेसली जब आपके मुल्क का नाम आता है तो आपके अदारे का नाम भी आता है। अदारा मुंसलिक है आपके मुल्क के साथ और मुल्क मुंसलिक है आपके अदारे के साथ। FIA हमारी एक एजेंसी है। ठीक है, FIA ने जो रवां साल 2025 में बहुत से मुसाफिरों को ऑफलोड किया, बहुत सी सोशल मीडिया पे मिस मैनेजमेंट की खबरें भी जो है हमें देखने में सामने आई, पर उसके पीछे की जो हकीकत है वो हम लोगों ने नहीं देखी ना। अच्छा, 39,000 लोगों को ऑफलोड करने का मकसद ये है कि इसके पीछे एजेंट माफिया अभी भी सरगर्म है। ठीक है, और FIA अपना काम भी कर रही है। अगर बात की यहाँ पे की जाए DG FIA की, तो उनके विजन के मुताबिक, और उनका जो विजन है कि साफ सुथरी ये जो है वो इंक्वायरी हो, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हों, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों, ना कि फेक डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, अच्छा, उसमें जो 39,7600 लोगों को ऑफलोड किया गया उनकी डॉक्यूमेंटेशन ही जाली थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम एक स्कैंडल देखने में सामने आया था जिसमें वो वीजा की आड़ लेकर लोग जो थे वो ट्रेवल करते थे। अब वीजा की जस्ट वीजा जो है वो जस्ट कंफर्मेशन है कि आपका वीजा इन प्रोसेस है। ठीक हो गया। अच्छा, वो पहले लोग उससे भी ट्रैवल कर लेते थे, पर जब से ये DG आए हैं, DG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इसके साथ साथ जो डायरेक्टर लाहौर जोन है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया, इन्होंने प्रॉपरली वहां पे विजिट किए। उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी वहां पे विजिट किए। अब जहाँ पे जो हकायक हैं वो देखे जाएं तो उसमें हकीकत कुछ और है, और पीछे अगर बात की जाए तो पीछे सारा माफिया है। और पासपोर्ट्स का डिपार्टमेंट भी बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। उन्होंने अब तो आप अपना वीजा स्कैन करेंगे तो सारा डिटेल आपके सामने आ जाती है उसकी ना। अब तो बकायदा मशीनरी वहां पे हो गई, फिंगरप्रिंट सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ अब जो है वो आप अपना वीजा, अगर सपोज आप किसी एजेंट से वीजा लगवाते हैं या किसी कंपनी से वीजा लगवाते हैं, तो आप यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे अपना जाने से पहले आप लाहौर जो जोनल ऑफिस है FIA का, वहां पे आप अपना वीजा तसल्ली
कर सकते हैं। अगर आप वहां पे तसल्ली बख्श हो जाते हैं, वो आपको वेरीफाई कर देते हैं, भाई आपका वीजा ये वैलिड है, आपका वीजा ठीक है, आप इजीली ट्रैवल करें। जब एक FIA अदारा ही आपको क्लियरेंस दे रहा है तो इट्स मीन के कुछ भी रॉन्ग नहीं है। दूसरा एक ये भी अजमल जट बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होता है कि स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो असाइलम अप्लाई कर देते हैं वहां जाके, इस चीज का भी बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता चला जा रहा था। अच्छा, साइलम का मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। साइलम एक ऐसी चीज है जिस पर लोग सियासी पनाह लेते हैं। हाँ। अच्छा, अब यहां से आप जा रहे हैं स्टूडेंट वीजे पे, ठीक हो गया। स्टूडेंट वीजा मींस के आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे सियासी पनाह का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? यहाँ तो आप यहाँ पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम सारा जो है वो शो ऑफ करेंगे। यहाँ से अब जो लोग यहाँ से करते हैं ना, ज्यादातर लोग लगवाते हैं शेंजन वीजा। शेंजन वीजे पे आप डिफरेंट कंट्री का विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें राउंड अबाउट आई थिंक के कोई 40 मुल्क हैं जिस पे आप विजिट कर सकते हैं, पर वो उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिका में आप शेंजन वीजे पे नहीं जा सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट सीन देखने में सामने आया था, स्टूडेंट यहाँ से जाते थे, वहां पे जाके वो सियासी पनाह लेते हैं और वो रिफ्यूजल में पड़ती है बाद में। जो साइलम अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूजल में जाता है, क्योंकि हमेशा जो वहां पे ऑफिसर होते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, वो सबसे पहले आपकी बेस देखते हैं कि आप किस वीजा की बिहाफ पे यहाँ पे पहुंचे। ठीक हो गया। अब जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, आप वहां पे कॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन शो करते हैं, आप कॉलेज की वहां से क्या कहते हैं वो जो आता है स्पॉन्सर लेटर आता है, उसके पहले जो पहले प्रोसेस था, आज से आप कह लें कि आई थिंक 2009 में, तब आपका स्काइप इंटरव्यू होता था। अच्छा, स्काइप इंटरव्यू में जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते थे, स्काइप इंटरव्यू में ये होता था कि वो जो वहां पे आउटसाइडर बैठा होता था, प्रिंसिपल बैठा होता था, अब वो बकायदा आपसे स्पीक करता था इंग्लिश में, वो आपको बताता था कि भाई ये आपकी मैं स्पीच, अब जो आपकी मेरी कन्वर्सेशन हुई है, इसकी बकायदा वो सीडी बनती थी। सीडी आगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाती थी कि ये हमने स्टूडेंट वीजा का इंटरव्यू किया है और ये स्टूडेंट हमने फाइनल किया है। उसके बाद आपको स्पॉन्सर लेटर वहां से आता था, आप अप्लाई करते थे, बीइंग ए स्टूडेंट जाते थे। पर अब इन्होंने वो शर्त रख दी इंग्लिश कोर्सेज की, जो कि आप इंग्लिश कोर्स आर्ट्स करेंगे, आर्ट्स करके जी और भी बहुत से इन्होंने रख दिया। अब तो और काफी सख्ती की है, पर ये सख्ती किस वजह से की? ये उन लोगों की वजह से की जिन्होंने जाके यहां से स्टूडेंट वीजा अपना चेंज करवाने की कोशिश की। अब आप गए ही स्टूडेंट वीजा पे, वहां पे जाके साइलम अप्लाई करोगे तो साइलम एक डिफरेंट कैटेगरी है और जो स्टूडेंट वीजा वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, PSW वीजा एक डिफरेंट कैटेगरी है, उसके साथ साथ अगर वर्क वीजा आप लेते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। उसके बाद एक वीजा मिलता था HSMP। अच्छा, वो वीजा जो होता है वो हाईली क्वालिटी वीजा आपको मिलता है जब आप मास्टर्स वहां से करते हैं। अच्छा, PSW वीजा जो होता है, PSW वीजे से आपको 2 साल के वर्क परमिट की इजाजत मिलती है, ठीक हो गया। PSW से बीइंग ए स्टूडेंट। पर बीइंग ए स्टूडेंट आप तब वो वीजा हासिल कर सकते हैं जब आप वहां पे डिग्री हासिल करेंगे। ठीक हो गया। मास्टर्स डिग्री के बाद आप PSW अप्लाई करेंगे, उसके बाद HSMP वीजा जो होता है वो आपको मिलता है, वो 2 साल का। उसके बाद जब आप सिंस दैट टाइम आप वहां पे यूके में आप आए थे या लंदन आप आए थे, किसी भी कंट्री में आप आए थे, वहां पे जाके आप जो है वो अपना वीजा बताते हैं उन्हें कि भाई ये 2 साल का मेरे पास, अब PSW के बाद HSMP है, फिर आपको इंडेफिनेट वीजा मिलता है। इंडेफिनेट वीजा आपका 3 साल वहां पे वो रहता है, इंडेफिनेट वीजा। इंडेफिनेट वीजे के बाद आप जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं अपने पासपोर्ट के लिए। इंडेफिनेट पे आपको फुली इजाजत होती है, आप काम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली किसी को बुला सकते हैं, आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। ऐसे भी मुबालिक मौजूद है, आप PhD वहां से करते हैं तो उसके बाद आपको अपनी इमिग्रेशन वो दे सकते हैं। मैम आप यहाँ से PhD करके गए भी हैं, फिर भी आपको वहां पे जाके PhD दोबारा करनी पड़ेगी, वो आपकी यहाँ की PhD भी नहीं मानते। नहीं, उन मुबालिक से आपने PhD की होगी तो फिर आप वहां पे की होगी तो इमिग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टिल आपने देखा किस तरीके के बहुत सारे वाकयात आपके सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे नौजवान जो है गैर मुल्कों में जाने के लिए खतरा मोल लेते हैं गैर कानूनी तरीके से। क्या वजह? वो डंकी लगा के जाना चाहते हैं। वो जो कश्ती हादसा है ना, वो इसी की बेन चढ़ा था, वो इसी में आया। तो आज भी ये काम अभी भी जारी है, लोग अभी जा रहे हैं? अभी मैम बहुत कंट्रोल हो चुका, बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है जब से DG FIA और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर लाहौर जोन है, इन्होंने आके सबसे पहले इसी चीज पे काम किया।
उसके बाद बहुत से लोग इंसानी स्मगलिंग वाले जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ये जो माफिया था जो डंकी के जरिए लोगों को लेके जाते थे, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। पर देखें, वो कहते हैं ना कि वो जराइम कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। हाँ। ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। मजीद और तरीके निकाल लेते हैं ना बीच में से कोई ना कोई इसमें सिस्टम बन लास्ट जो आपने बात की थी असाइलम वीजा, जो स्टूडेंट 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट इस चीज में इन्वॉल्व है, तो वो किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? आपके मुल्क पे इम्पैक्ट आता है। हाँ। आपका मुल्क इम्पैक्ट होता है। इसमें नुकसान उन लोगों का होता है जो कि स्पेशली स्टडी के लिए जा रहे होते हैं। यानी कि अगर आपने एक चीज वहां पे जाके एक स्टूडेंट ने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया ना, तो वो समझे आपके आने वाले स्टूडेंटों पे वही लगेगा, इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। अब लास्ट जो स्टूडेंट वीजा था उसमें 20 आवर्स इन्होंने अलाउ किया था वर्क। ठीक हो गया, एक वीक में आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो लास्ट उसके बाद जो वीजा है उसमें नो वर्क था, काम अलाउ ही नहीं था। ये ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, जब ओलंपिक्स वहां पे स्टार्ट हुई थी। ठीक हो गया। उससे पहले 20 आवर्स देते थे, पहले उससे 40 आवर्स थे, उसके बाद इन्होंने 20 कर दिए। और जब ओलंपिक्स शुरू हुई फिर तो स्टूडेंट बेशुमार आए वहां पे। और बहुत से इलीगल तरीके से भी आए, क्योंकि मैंने खुद देखा वहां पे कि ऐसे भी आए जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, मिडिल भी नहीं किया, और वहां पे वो पहुंचे। यानी कि इस तरह भी वहां पे स्टूडेंट आए। पर अब ये देखे ना, अब वहां पे जो गए हैं कुछ अरसा रुक भी गए हैं, और उसके बाद उन्होंने पकड़े भी गए, साइलम भी अप्लाई कर दिए, तो वो साइलम उनका एक्सेप्ट नहीं होता है। वो सबसे पहले बेस देखेंगे कि किस बेस पे आया था। कई स्टूडेंट जो वहां पे काम करते पकड़े गए, उन शॉप्स कीपर को भी जो है वो फाइन हुए, उसके बाद उनकी दुकानें भी सील की गई। ये एक बड़ा प्रोसेस चलता है, और ये मैंने खुद ये प्रैक्टिकली देखा हुआ सारा कि वहां पे होता क्या है। और ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ सारी, और ये थ्रू आउट ऐसे ही प्रोसेस होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इंशाल्लाह आपको नजर आएगी, ऐसे ही ये होता है। हुकूमत ऐसे लोगों के लिए क्या पॉलिसी ला रही है जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क तो चले गए और वापस नहीं आए? फिर ऐसी सूरत में डिपोर्ट भी तो होते हैं ना, तो फिर हुकूमत क्या कोई इक़दामात कर रही है? इसीलिए तो FIA अब जो है वो एक्टिव है, वो यहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, वो यहीं से ही ऑफलोड कर देते हैं। वही समझ आ जाती है कि उन्होंने क्या करना है। मैं बताता हूँ आपको, एक बंदा जिसके पास वीजा है 6 मंथ का, ठीक हो गया, अब वो जा रहा है जिस कंट्री में, ठीक हो गया, एक विजिट वीजा, ठीक है, जाएं आप, विजिट पे जा सकते हैं, मनी आपने शो ऑफ की, बैंक स्टेटमेंट शो की, बिजनेस शो किया, प्रॉपर्टी शो किया, आपका विजिट वीजा लग गया। अब आप जिस मुल्क में जा रहे हैं आपको उसकी करेंसी का ही नहीं पता। अच्छा, आपको वहां पे जो जिसने रिसीव करना उस बंदे के नाम का ही नहीं पता। आपने जहां पे जाके जिस होटल में स्टे करना, आपको उस होटल के स्टे का नहीं पता। तो मुझे ये बताएं, क्या वो बंदा वापस आएगा? वो बंदा कभी भी नहीं वापस आएगा। तो जिस तरीके से मंडी बहाउद्दीन और एक दो और शहर ऐसे जिनकी बहुत ज्यादा तादाद थी, जी, ऐसे में भी कोई उनके लिए भी FIA को मुतारक हुई भी है? मंडी बहाउद्दीन से फर्स्ट टाइम विजिट वीजे पे जाने वाले लोगों को ऑफलोड किया गया था। अच्छा, अब उसके पीछे कायक यही थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि हमने करेंसी कौन सी यूज करनी है वहां पे। लेकिन ऐसी सूरत में लोग वहां पर एयरपोर्ट पे, अगर आप फुटेजेस भी देखें तो उन पे ये भी चीखें मार रहे थे कि हमारा वीजा जेन्युइन है, हमारे डॉक्यूमेंट्स तो वो सही चीखें मारते हैं ना, वो गलत नहीं मारते हैं। वो वीजा तो उनका जेन्युइन है। फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ऑफलोड करने की वजह ये है, जब वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप सपोज आप जा रही हैं, अब कह लें कि बेलारूस जा रही है, ठीक है, अब बेलारूस में कौन सी करेंसी आपको पता ही नहीं, और किसके पास जा रही हूँ ये भी नहीं पता, किसके पास जा रही है ये भी आपको पता नहीं, क्योंकि जिसने विजिट करने जाना है उसको तो उसके पास करेंसी हाथ में भी मौजूद होगी, पता भी होगा, फिर आप इलाके भी पता होगा कहां। फिर आपने जितने दिन वहां पे स्टे करना है उतनी आपके पास अमाउंट ही नहीं है, तो इट्स मीन कि आप वापिस आएंगे नहीं। यानी कि इमिग्रेशन का जो रडार है बहुत ज्यादा सख्त हो गया। अब मेजोरिटी जो है वो अजरबैजान के जो विजिट वीजे थे उस पे भी ऑफलोड हुए हैं। अच्छा, अब अजरबैजान जा रहे हैं, उसकी करेंसी नहीं है उनके पास। अब जितना वो एजेंट तोते ने पढ़ाया ना, वो उतना ही पढ़ा ना उसमें, आगे भी समझदार पढ़ा दिया, आगे सबक याद ही नहीं किया। तो वो जो ऑफिसर बैठा है वो तो पढ़ के बैठा हुआ ना सब कुछ, उसने तो रूल्स एंड रेगुलेशन देखनी है। जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन देखेगा तो उसके मुताबिक आपको वो ऑफलोड करेगा। फिर ये कहते हैं कि जी हमें FIA वालों ने मुबैना तौर पर पैसों का मुतालबा किया कि जिसकी वजह से हमें ऑफलोड कर दिया गया। और भाई आप उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करो।
आप जा रहे हो, आपके पास उस मुल्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अब सपोज आप लंदन जा रही हैं, तो लंदन आपको पता कि आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे जा रही हैं। लंदन आपको पता कि आप मैनचेस्टर जा रही हैं, आप बर्मिंघम जा रही हैं, और आपको करेंसी भी मौजूद है, और आप लुटन एयरपोर्ट पे जा रही हैं। और जब आपको पता ही नहीं, आप लंदन रही हैं, रखे आपने रियाल हो तो आपको कौन जाने देगा? वो तो कहेगा आपके पास करेंसी कौन सी है। तो क्या वजह है हमारे नौजवान को क्यों जाने की जरूरत है बाहर? हमें ऐसे मौके क्यों नहीं पाकिस्तान में मिल रहे? देखिए मैम, जरिया माश के लिए हर बंदा जिंदगी में स्ट्रगल करता है, रिज़्क कमाने के लिए हिजरत भी करता है, और रिज़्क कमाने के लिए बहुत से रिस्क भी लेता है। पर रिस्क वो वाले ले जिस पे आप पे कानूनी कार्रवाई ना की जाए। आप कानून को हाथ में लेके वो रिज़्क का जो जरिया माश आप बनाना चाह रहे हैं उसे ना यूटिलाइज करें। आप अच्छा प्लेटफॉर्म लें, अच्छे प्लेटफॉर्म से उसे यूटिलाइज करें। आप स्टूडेंट गए हैं, स्टूडेंट जाएं वहां पे, काम करें, मेहनत करें। जो आपके पास हॉलीडेज टाइम आते हैं उसमें फुल टाइम काम अलाउ होता है, आप फुल टाइम काम करें। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे जाके बकायदा आपका इंश्योरेंस नंबर बनता है जब आप बाहर जाते हैं। अजमल जट, आपका कहने का मकसद ये है कि आज से पहले तो जो लोग जा चुके हैं अब नहीं, अब वो रिवाज नहीं रहेगा, और अब चीजें चेंज होगी, इमिग्रेशन बहुत सख्त हो गई है, और तो इमिग्रेशन मशीन वहां पे लगी ना। अब तो एयरपोर्ट्स पे वो मशीनरी लगा दी है कि आप जो अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, आप पासपोर्ट स्कैन करेंगे, स्कैन कर लेते थे, आईज चेंज नहीं हो सकती, फिंगरप्रिंट्स नहीं चेंज हो सकते, जो मर्जी कर ले, ये मेरे अल्लाह का काम है, ये चेंज नहीं होंगे। और अब तो विद इन सेकंड जो है वो आपको वो ट्रेस कर लेते हैं कि आप जेन्युइन हैं, आप 2 नंबरी से जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, वो 1 मिनट में जज हो जाता है। तो एफआईए मजीद क्या इकदाम लेकर आ रही है? मजीद एफआईए सिर्फ यही चाह रही है कि लीगल तरीके से जाएं, लीगल तरीके से वापस आए, जो ताकि आपके मुल्क की साख ना खराब हो। देखें, इससे अफेक्ट पड़ता है, इंटरनेशनली आपके पासपोर्ट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ के पसंद नहीं करते इतना ज्यादा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बना दी जब से आपके पास ये सिक्योरिटी आ गई, उधर से क्या कहते हैं, मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी आपके हैंड ओवर होगी, तो पाकिस्तान की वैल्यू बनी है। ये पाकिस्तान की डी वैल्यू नहीं हुआ, पर डी वैल्यू जंग के हालात में जी आप जंग के हालात देख लेना कि जंग के हालात में हमने अपना सिक्का मनवाया है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन बाहर चले गए थे वो नहीं फील करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं। अपनी जानों का नजराना दे के बताया कि पाकिस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान रहेगा। पर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हमें नजर आते हैं वो बेसिकली, जब आप किसी मुल्क को पासपोर्ट पे जाते हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप उस मुल्क की पहचान होते हो। अब ये देखें कि जो अफगानी हजरात है, हमारे अफगानी, उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी बन रहा है, पाकिस्तानी का ही पाकिस्तानी पासपोर्ट बनेगा। उन्होंने उनके लिए भी बहुत सख्ती की है, लाखों रुपया ये अफगानी भरते हैं और उनके आईडी कार्ड बनाने के लिए भी, आईडी कार्ड बनवाने के लिए। अब ये लास्ट इन्होंने कुछ ऐसे भी इकदाम किए हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां की हैं, उस बिहाफ पे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट बन जाए। तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा? जिस तरह हमारे फॉरेन बहन भाई भी यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो भी फिर यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो उनके लिए भी कोई चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है या क्या सिस्टम? मैम, जिसके पास नेशनैलिटी है ना, तो उसे तो टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है, जो लीगल है वो लीगल तरीके से जाएगा भी, आएगा भी, और जो 2 नंबरी से जाएगा वो यहीं से ऑफलोड होगा, उसमें उसकी टिकट भी जाया होगी, उसने जो एजेंट को पैसे भरे होंगे वो भी जाया होंगे। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, आपका वीजा लगा है, चाहे आपने एजेंट के थ्रू लगवाया, क्योंकि यहाँ पे गोरे ने तो आगे आपको स्टैंप नहीं लगवानी तुम्हारे एजेंट वहां पे वीजा लें, अपना वीजा लेके ये जोनल ऑफिस में चल जाए, एफआईए ये लीगल अपना चौक में, ठीक है, वहां पे जाएं, वेरीफाई करवा ले। उन्होंने कौन सा आपको बिठा लेना भाई ये कहां से लगवाया वीजा। नहीं तो मजीद एफआईए क्या करने लगी है? ऐसे जैसा क्रैकडाउन पिछले दिनों उन्होंने एजेंट्स के खिलाफ शुरू किया था और इंसानी स्मगलिंग वाले जो ग्रोह हैं उनके खिलाफ, तो मजीद अभी भी ये क्रैकडाउन जारी है या अभी भी जारी है? ये बंद नहीं होगा। इसके साथ खाली ये क्रैकडाउन नहीं हो रहा, एफआईए का हर विंग जो है वो इस टाइम मुतहरक है। ठीक हो गया, चाहे वो एंटी करप्शन सर्कल है, चाहे वो कॉपीराइट एक्ट है, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो एफआईए का ये इंसानी स्मगलिंग है, चाहे इसके साथ साथ वो कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है। यानी कि किसी भी बंदे को वो स्पेयर नहीं कर रहे हैं। कोई भी 2 नंबरी करेगा वो पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एफआईए की एफआईआर
तब तक नहीं होती जब तक आपकी सारे एविडेंस आपके अगेंस्ट वेरीफाई ना हो जाए। हाँ। तब एफआईआर होती है। यहाँ पे तो जाते हैं ना, हम एप्लीकेशन देते हैं जी, ये हुआ, ये हाँ। उन्होंने तो हमें बुलवाना भी नहीं कि आओ जी आपके खिलाफ एप्लीकेशन, और टक टक चलो जी। हाँ। फारक। और खुली कचहरी का भी निफाज हुआ था, खुली तो कचहरी उसका चल रहा रही है? है। उससे जो है वो डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया, वो डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग्स हैं उन्हें कायदा बुलवा के मीटिंग के अंदर उन्हें कह लें कि अपना ब्रीफिंग दी जाती है, भाई आपकी एप्लीकेशन है, इतनी देर पेंडिंग हो गई है, क्या वजह है। तो अजमल, जो आवाम हमारी बाहर जाना चाहती है और डिफरेंट एजेंट्स के पास चली जाती है, वो कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि आया जिस एजेंट के पास हम आए हैं ये जेन्युइन है या फेक है? क्योंकि वो तो बेचारे अपनी जमा पूंजी या लोगों से जो भी उधार लेके पैसा दे देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं, उनको ये कैसे समझ आएगी कि ये बंदा जेन्युइन है? मैम, वो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ही यही है। क्या? आप ये देखें ना, आप एक फर्म के पास जाते हैं, अगर तो फर्म रजिस्टर्ड है उसे ऑनलाइन चेक कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ना, गूगल पे सर्च मारें आपको पता चल जाएगा। गांव से हर बंदा उठ के तो फर्म्स के पास नहीं जाता, आपको पता, वो डिफरेंट एजेंट्स के पास, यही माफिया जो है। अच्छा, इसमें जो छोटे लेवल का एजेंट होता है ना, आप मुझे लाख रुपए एडवांस दे दें, 2 लाख रुपए एडवांस दे दें, वीजा आपने अमेरिका का लेना और लाख 2 लाख एडवांस, तो उनके साथ फ्रॉड ही होना। अब ये रिसेंटली अपना मेरे पास एक केस आया, वो मसूफ जो है वो कनाडा की तैयारी पकड़े थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो अपना क्या कहते हैं, मुझे कहता है जी मैंने उन्हें 2 लाख एडवांस दे दिया। मैंने कहा वो बंदा भी ढूंढना है जिसे 2 लाख एडवांस दिया। हाँ। तो वो 2 लाख में कनाडा का वीजा देगा वो आप। हाँ। तो मेरा ख्याल तकरीबन 15 दिनों के बाद मुझे उसकी वापस कॉल आई, कहता यार उसके नंबर बंद है। हाँ। मैं कहा उसका 2 लाख बन गया, अब उसके नंबर बंद होंगे, अब वो अगले 2 लाख कलेक्ट करने के लिए खोलेगा। आगे जो छोटे छोटे माफिया है ना, ये जो लोगों के नामों की आड़ में दिहाड़ियां लगाते हैं, पहले इन्हें पकड़ना चाहिए। अच्छा, जो छोटी कंट्री के जैसे है ना, ये कह ले कि अरब अमारात में जो वीजे हैं ये वैलिड हैं, मिल भी जाते हैं, ठीक है। वहां पे मजदूरी का आ जाता है, पैकिंग का आ जाता है, फूड पैकिंग का आ जाता है। इसमें जो है वो जो हमारे एजेंट्स हैं वो करते भी हैं, आगे से डन बेसिस पे काम करते हैं, पैसे भी लेते हैं, पर उसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी देखने में सामने आ रही है। डेली बेसिस पे हमें भी कंप्लेन मिलती हैं, पर हम उसे ज्यादा परसू नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये अदारे का काम है, हमारा काम नहीं है। ये अदारा इसे देखे, अगर आपको कोई कंप्लेन है, आप उधर जो इनका वीजा फ्रॉड का सेल है वहां पे जाके एप्लीकेशन दें, तो इंशाल्लाह आपकी सुनवाई होगी, आपके काम भी होंगे। और जो अगर वो एक और बात, जब उन्हें नोटिस जाता है ना, अगर उनकी फर्म रजिस्टर्ड है तो अपने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके वहां पे पहुंचते हैं कि जनाब ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये मैंने इससे पैसे लिए हैं, ठीक है, इस मद में मैंने पैसे लिए हैं, ये मैंने सारा होमवर्क किया हो। अगर तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन होती तो एफआईए भी उसे कुछ नहीं कहती। उसके जी ठीक है, आप कितनी देर का टाइम देते हैं जी, हम 3 मंथ में इन्हें वीजा देंगे, ठीक हो गया वो। अजमल जट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।